फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर साहब और साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की कोशिशें बिल आखिर रंग लाई। अगर बात करें तो रात गए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद की जानिब थी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को बज़रिया ट्वीट और एक्स के ज़रिए जो है कोशिशें जो की, उनको कहा कि ये जो जंग है इसको वक्ती तौर पे रोका जाए और बात की के थ्रू जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जाए। और दोनों फरीकों को जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने जिस तरह से इंगेज किया, जिस तरह से बातें हुई, वो कहीं ना कहीं रंग लेके आई। और कहा जाए कि इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान और बिलखुसूस इस्लामाबाद की ये कोशिशें और काविशें जो हैं वो पूरी दुनिया इस वक्त सराहती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें कि यूरोपीय कई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और ख़ास तौर पर वहाँ के ममालिक के सरबराहान अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इस इक़दाम को भी खुशाइन तरीके से देख भी रहे हैं और इस पर बात भी कर रहे हैं। मगर इससे बढ़कर अगर बात करें तो ईरान के लोगों की, तो ईरान के लोगों ने रात गए जो कि डेडलाइन दी गई थी प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइट हाउस की जानिब से, ईरान के लोगों ने जो सड़कों पे थे, बिलाकर जब ये खबर पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से आई कि ये जंग जो है वक्ती तौर पर मौखर की जा रही है और दोनों फरीकें जो है पाकिस्तान और बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर और वज़ीर आज़म की इन कोशिशों की बदौलत जो है अब अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ईरान की सड़कों पे जो लोग थे उन्होंने ना सही ईरान मगर पाकिस्तान और पाकिस्तान के हक में जो नारे लगाए वो भी बड़े अहम हैं। मगर इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की ये जो कोशिशें हैं वो बड़ी अहम है। अगर यहाँ पर कहा जाए कि कहीं ना कहीं अमेरिका में भी ये बात हो रही थी कि इस वक्त इस्लामाबाद की जो कोशिश है वो बड़ी अहम है और इस्लामाबाद चाह रहा है कि कहीं ना कहीं इस खित्ते में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कतर, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के जो ममालिक थे उनकी भी कोशिशें थी कि किसी भी तरह जो है पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है वो बड़ा अहम है। मगर इस पर यकीनी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप और सैयद आसिफ मुनीर साहब जो हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जो बातचीत थी वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने एग्री किया। प्रेसिडेंट ट्रंप के वो जुमले जो कि आज यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हर शख्स को और दुनिया के हर शख्स को याद आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अगर मुझे कोई रोक सकता है तो वो मैं खुद हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये भी तय हो गया कि पाकिस्तान वो मुल्क है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने जिस तरह से रोकने की कोशिश की, आमादा करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप को, एक ज़िद्दी हुक्मरान को, तो कहा जाएगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो ये कोशिशें वो बड़ी अहम है। मगर इससे आगे बढ़ के बात करें कि ये सिर्फ अमेरिका नहीं मगर सऊदी अरब जो बड़ा अच्छा दोस्त है उनको भी रोकने की कोशिश की और पाकिस्तान ने समझाया कि किसी भी तरह अगर आपके ऊपर हमला होता है तो कोई ऐसी जवाबी हमला नहीं कीजिएगा, क्योंकि दुश्मन, जो कि आज वज़ीर आज़म ने कैबिनेट की मीटिंग में भी वाज़ेह तौर पर बताया कि चाह रहा था कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं और भाई हैं आपस में लड़ें, जो कि पाकिस्तान की 12 सफारती लेवल पर एक आलमी सतह पे बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस जंग में जो है सऊदी अरब जैसे अच्छे दोस्त को भी मनाने में कामयाब रहे। इसके साथ साथ कतर की बात करें तो कतर को भी कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने सफारती लेवल पर मनाने की कोशिश की। ईरान, इसके साथ साथ अगर बात करें यूएई और चाइना जो कि बड़ा अच्छा दोस्त है, चाइना को भी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने कोशिश की कि चाइना को भी समझाया जाए। और आपने ये भी देखा कि पिछले दिनों जो है वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो है अचानक बीजिंग पहुंचे और बीजिंग में भी जो है उनसे बातचीत की और इन तमाम जो बैकडोर डिप्लोमेट ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा था उनको आगाह भी किया। इसी तरह से जो है रूस और यूरोपीय के ममालिक के कई ऐसे मुल्क थे जिनको वक्तन वक्तन पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि इस जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जिस तरह से खोलने की जो पाकिस्तान ने अपील की थी उसके बाद जो पैदा हुई जो सूरत हाल है, आज पूरा दिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोग इस्लामाबाद की बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि इस्लामाबाद अब जो कहा जाए कि ये आने वाला जो फ्राइडे है इस पे अगर बैठकर बातचीत होती है और मज़ीद जो है मुकम्मल अमन की तरफ जाया जाता है तो ये पाकिस्तान की तारीखी जीत होगी। इस पे यकीनी तौर पे आज बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ है डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आरिफ ज़फ़र मंसूरी साहब हैं, तज़िया नगार हैं, अमेरिका से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर साजिद हबीब साहब हैं, दिफाई तज़िया नगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया।
سب سے پہلے منصور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت اس خبر کو خاص طور پر جب امریکہ میں دیکھا گیا آج جو کہ کل پاکستان کی جو کوششیں تھیں وہ بڑی اہم تھی, کیسے دیکھ رہے ہیں امریکہ میں تمام سیاسی, سماجی اور صحافتی حلقے؟ جی السلام علیکم آفتاب صاحب. جناب بہت شکریہ. دیکھیے اس پورے بحران میں پاکستان کا کردار خاص طور پر بہت ہی قابل ذکر رہا ہے, اور اسے محض رسمی سفارتی سرگرمی تک محدود نہیں کیا جا سکتا, بلکہ پاکستان نے ایک متوازن اور ذمہ دارانہ پوزیشن اختیار کی ہے, جس میں ایک طرف اصولی موقف کی تحت جارحیت کی منظوری کی گئی اور دوسری طرف کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی سفارتی کوششیں کی گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اور جناب آصف منیر صاحب کی قیادت میں پاکستان نے نہ صرف مخالف عالمی اور علاقائی رہنماؤں سے رابطہ قائم کیا بلکہ قابل اعتماد ثالث کے طور پر خود کو پیش کیا. اچھا, اس تسلسل میں اسلام آباد کو ممکنہ مذاکراتی مرکز کے طور پر سامنے لانا ایک اہم پیش رفت ہے, جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا جس پر مختلف فریقین اعتماد کر سکتے ہیں. تو چیز کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت جو یہ اہمیت حاصل ہے, جو اقوام عالم میں جو پوزیشن ہے پاکستان کی ہمارے لیڈران کی توسط سے, ہماری لیڈران کی توسط سے ہوئی ہے, یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے یہ سب سے بڑی جو ہے پاکستان کی سکسیس ہے, جو پوزیشن اب پاکستان نے اقوام عالم میں حاصل کر لیا. یہ بہت ہی اہم پوزیشن ہے. اب دیکھیں جنگ جو کل 7 اپریل کو ایسا لگ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ صبح 7 اپریل کی صبح یہ کہا تھا کہ اس پوری سویلائزیشن کو وہ ختم کر دیں گے. اچھا, یہ اس سے مراد یہ ہے سویلائزیشن ختم کرنا. سویلائزیشن جو ہے, جو کہنا جو ہماری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ہارمز کھلی 8 بجے کل امریکہ کے وقت کے مطابق 7 اپریل کو, تو وہ سویلائزیشن ختم کر دیں گے, جس کی ایران کی سویلائزیشن 5000 سال پرانی ہے, اور اس کو ختم کرنے کا مطلب یہ کہ 90 کروڑ 90 ملین لوگوں کا ملک ہے اس کو مکمل تباہ کر دیا جائے گا. سویلائزیشن لیکن ایک خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ نیوکلیئر جو ہے بری کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ سویلائزیشن کو ختم کرنا ایک بہت بڑا ایک بالکل یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا. اگر یہ ہوتا تو پوری دنیا میں بالکل صورتحال چینج ہوتی. جو پینک تھا, جو پریشانی تھی جس طرح سے پاکستان کے لوگوں میں تھی, پوری دنیا کے لوگوں میں اسی طرح امریکہ میں بھی پائی جا رہی تھی کہ خدا نخواستہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسا فیصلہ کر لیتے اور حملہ کر لیتے تو گراؤنڈ پہ جو لوگ تھے امریکہ میں, جو لوگ تھے, کیونکہ وہ بھی اس جنگ سے کہیں نہ کہیں متاثر ہوئے, آپ لوگ بھی ہوئے, کیونکہ وہاں پہ ہم گیس کی قیمتیں دیکھیں, پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں, وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو ایسی صورتحال تھی. جی ہاں بالکل. یہاں پر دیکھیں آفتاب صاحب, یہاں پر جو ہے نو کنگ مظاہرے ہوئے, جو کہ ہماری تاریخ میں سب سے بڑے مظاہرے تھے ایران کی جنگ کے خلاف. یہاں پر 3000 سے زیادہ 3100 جگہوں پر مقامات پر پورے امریکہ میں مظاہرے ہوئے, جس میں 8 سے 10 ملین لوگ نکل کے آئے جنگ کے خلاف. اور مطلب میں یہاں پر ایک علاقہ فلٹن جو کہ لاس اینجلس کے گرد و نواح میں ہے, میرے گھر سے 10 منٹ دور جو ہے ایک بہت بڑے مظاہرے تھے. اور مجھے ان مظاہروں میں جو لوگ ہیں وہ صرف ٹرمپ مخالف نہیں ہے, بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو ٹرمپ کے ہمیشہ سے بہت زیادہ حامی رہے ہیں. یہ جنگ ہے وہ اس کے جو اثرات امریکہ میں بھی ہیں, حالانکہ ہم بہت دور بیٹھے ہیں اور یہاں پہ اس قسم کے اعتراض نہیں ہے, لیکن مہنگائی کا. عارف صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ساجد حبیب صاحب کو شامل گفتگو کروں. بہت شکریہ ساجد حبیب صاحب. اگر دفاعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا جو کوششیں تھی, جو دفاع جو پاکستان نے بھرپور سفارتی محاذ پر کیا, وہ ایک قابل تعریف ہے. یقینی طور پر پاکستان بحیثیت پاکستانی میں اور آپ سب تو ہم تعریفیں کر رہے ہیں, مگر اب اس دفاعی جو سفارتی دفاعی محاذ پہ جو جنگ لڑی ہے پاکستان نے, اس پہ عالمی سطح پر جو ہے فیلڈ مارشل سعید آصف منیر صاحب کی اور خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کی جو تعریفیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, وہ بڑی اہم ہے. ابھی تو یہ کہنا میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ نوبل
امن پیس ایوارڈ کے لیے جو ہے فیلڈ مارشل کا نام آنا چاہیے، جو کہ چند وقت پہلے جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہا تھا، اب تو امریکن کو یہ کہنا چاہیے کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے لیے نام ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ اگلا جو ہے نوبل پیس امن ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کو ہی ملنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ وقت دیا۔ بالکل آپ دیکھیے کہ جس طرح پہلے ہم نے یا ہمارے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کو نومینیٹ کرنے ریکمنڈیشن دی تھی، آپ بالکل صحیح کریں، اس وقت ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو اور پرائم منسٹر کو ایک اس میں شیئر بھی ہوتا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے کریں۔ دعا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو عارضی ایک جنگ بندی ہے 2 ہفتے کی، یہ ایک پائیدار امن کی طرف جائے۔ جی، اور اس میں دیکھیے میرے خیال میں ہم اس سے ہٹ کے میں بات کروں گا کہ یہ کون یونیفارم میں ہے کون نہیں، یہ پاکستان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے، جو پچھلے سال مارکہ حق سے شروع ہوتی، بنیاداً مرصوص سے ہوتی ہوئی کہ یہ دونوں شخص لائم لائٹ میں آئے، پاکستان کے 2 لوگ آئے، بالکل، اور یہ شاید پہلی دفعہ کوئی اتنی بڑی، جہاں پہ زیادہ تر سول ڈیموکریسیز کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو کوئی نیگیٹو نہ لے کہ میں سول ڈیموکریسی ہے اس کے حق میں نہیں ہوں، بالکل اس کے حق میں ہوں، لیکن اپنے حالات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ مجھے تو پچھلے 60-70 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لگ رہا ہے کہ ایک پرائم منسٹر سویلین کے ساتھ ساتھ ایک یونیفارم فیلڈ مارشل کو بھی عالمی سفارتکاری میں نہ صرف اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اس کی بات سنی گئی، اس کی باتوں کو جو ہے مانا بھی گیا، بالکل، اور اس کا ایک نتیجہ بھی نکلا، یہ پہلی دفعہ ہوا۔ تو سب سے پہلے ارریسپیکٹو ہمیں اپنے سیاست سے ادا کرنا چاہیے کہ یہ ان 2 لوگوں کو نہیں عزت ملی، یہ پاکستان کو عزت ملی ہے۔ بالکل، اور آئی تھنک کہ اس عالمی سفارتکاری میں جس طرح سے دیکھیے ہمارے پاس 2 جو سفارتکاری یا جس کو کہتے ہیں نا کہ صلح صفائی کرانا، 2 طریقے ہوتے ہیں یا 2 قسم کے لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یا تو بہت طاقتور ہو، دونوں کو بٹھائے اور اپنی بات منوائے۔ ہم یہاں پہ تو الٹا ہوا کہ ہم نے طاقتور کو بٹھا لیا، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، منصوری صاحب اس بات کی تصدیق یقیناً اس کی بات وہ مانیں گے بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ بیان جو آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی مجھے منا سکتا ہے، روک سکتا ہے، وہ میں خود ہوں۔ تو یہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کو روکا، وائٹ ہاؤس کو روکا، امریکہ کو روکا، کیونکہ سپر پاور ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے روکا، تو کہیں نہ کہیں یہ وہ دعویٰ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تھا وہ بھی اب دعویٰ ہی رہ گیا، کیونکہ پاکستان نے تو ان کو کہیں نہ کہیں ایگری کیا کہ آئیں بیٹھیں بات کریں۔ ساجد ابھی صاحب، اچھا سوری جی، بالکل دیکھیے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یا تو آپ بہت طاقتور ہوں کہ دونوں کو بٹھائیں صلح صفائی کرائیں، یا آپ کی جو ہے اتنی سمارٹ آپ کی ڈپلومیسی ہو، آپ بات چیت میں اتنے اچھے ہوں کہ آپ نہ اکنامک پاور ہیں نہ ان کے لیول کی ملٹری پاور ہے۔ دنیا کی 2 جس کو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وحشی جو فورسز تھی، ایک امریکہ اور اس کا ساتھ نیتن یاہو، کیونکہ نیتن یاہو نے وہ پیراسائٹ ہے جس نے میرے خیال میں ٹرمپ کو اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پکڑا ہوا ہے، وہ ایپسٹین فائلز ہیں، یہ جو بھی ہے، اس سب کے باوجود یہ دونوں کو منوا لینا، اور اس طرف ایران جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، جس کے اوپر ایگریشن ہوئی، دیکھیں جس کو چوٹ لگی ہو اور وہ ابھی تک کھڑا ہو، اس کو منانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو مرنے مارنے پہ تلا ہوتا ہے، وہ تو دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو بوتھ کے اتنی کمال کی ساتھ ان کے جیسے آپ نے بڑا بالکل صحیح آپ نے ذکر کیا وزیر خارجہ کے چین جانے کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلے والے پوائنٹس دیے گئے تھے 15 جس کو ایران نے ریجیکٹ کیا، تو بظاہر سامنے تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلی دفعہ تو وہ بھی اپنے 15 مانگے گا، وہ بھی اپنے 15 مانگے گا، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آہستہ آہستہ کمپرومائز کرتے آنا ہے۔ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ یقیناً ایران چاہتا تھا کہ اگر کوئی سیز فائر کرنی ہے تو اس کی گارنٹی دینے والا کوئی ہو، کم از کم ایک طاقتور ملک۔ ہم بیٹھنے کو بیٹھک دے سکتے ہیں، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے تھے۔ تو وہ پاکستان کی ایک اور بڑی اچھی موو تھی کہ چائنا سے جا کے بات کی، اور جیسے اب سارے میڈیا کے اوپر ہے کہ کل رات شاید فائنل ایک کال چائنا سے بھی ایران کو آئی ہے، جس کے بعد انہوں نے ٹریگر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بھی جنگ بندی کے لیے ایگری کیا ہے۔ دیکھیں بالکل بڑی بات ہے، اور پاکستان نے ایک وقت تمام ممالک کو جس طرح سے انگیج کیا، یہ بہت آنے والی نسلیں جب تاریخ کے ان اوراق کو اور ان الفاظ کو جب یاد کریں گی، پڑھیں گی، تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت نمایاں فیصلہ نظر آئے گا
آنے والی نسل کو کہ پاکستان نے کیا کارنامہ انجام دیا. پاکستان نے ماضی میں بھی یقینی طور پر ویتنام کی جنگ دیکھیں, دیگر جو معاملات دیکھیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کردار جو ادا کیا ہے پاکستان نے, وہ بھی قابل تعریف ہے, جو کہ آج کی ہماری نسل جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت سوچتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان نے کیا ہوگا. تو آج بھی اسی طرح سے ہی ہے جو ہے. ڈاکٹر ریاض مرتضیٰ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کا. فرمائیے گا سر کہ اب جو معاملات ہیں کہیں نہ کہیں پاکستان کی طرف ہی تو ہیں, مگر اب امریکہ اور ایران, مگر اس میں جو ہے آج بھی کہیں نہ کہیں یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل جو کوششیں بارہا کر رہا تھا کہ اس جنگ کو ختم نہیں کیا جائے, سیز فائر کی طرف نہ جایا جائے, جو کہ نتن یاہو کی بھی کوشش تھی, اور انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں لبنان نہیں ہوگا, اس میں صرف اسرائیل نے تو یہی نقطہ رکھا کہ اس میں صرف بات ہو سکتی ہے تو ایران پہ ہوگی. تو کہا جائے کہ اب پاکستان اور بالخصوص جو دوست ممالک ہیں وہ کوشش کریں گے کہ لبنان کا بھی معاملہ حل ہو. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں اس میں یعنی پیش رفت تو بہت زیادہ ہوئی ہے. اگر آپ 24 گھنٹے جائیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے. جس قسم کے بیانات آ رہے تھے امریکہ سے کہ جی پوری سویلائزیشن کو تہس نہس کر دیا جائے گا, حد سے زیادہ نازیبا قسم کے جملے, تو اس سے تو ظاہر ہے جو ہے سچویشن بہت امپروو ہو گئی ہے, اور جو جنگ کے خطرات بڑھنے کے تھے وہ تو کافی حد تک گھٹ گئے ہیں. مگر ابھی بھی جو ہے ہمیں دو چار اس میں جو رسک نظر آ رہی ہیں, اگر آپ آج کی خبریں پڑھیں صبح سے شام تک کی, تو جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, ایک تو کچھ حد تک جو ہے حملے اسٹریٹ آف ہرمز کے اکراس بھی ہو رہے ہیں. وہ تو خیر ایک نیچرل سی بات ہے کہ جی جنگ کو وائنڈ اپ ہونے میں جو ہے 24 سے 48 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں. اپنے آگے کے جو وہ ہوتے ہیں فارمیشنز, ان تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے, تو وہ تو کوئی اتنے خطرے کی بات نہیں ہے. وہ تو مجھے امید ہے کہ ختم ہو جائے گا جو یہ ہرمز کے اکراس ہو رہے ہیں. مگر جو مین خطرہ ہے کہ جی لبنان میں جو ہے آج صبح سے جو بمباری ہو رہی ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 500 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اسرائیل کے حملے سے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرے جو کنفلکٹنگ میسیجز آ رہے ہیں, یعنی ایران نے تو صاف صاف یہ کہا ہے, شروع سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لبنان جو ہے وہ اس پیس اگریمنٹ کا حصہ, سیز فائر کا حصہ ہونا ضروری ہوگا. اور یہ صرف ایران کے الفاظ نہیں ہیں, پاکستان جو کہ میڈییٹر کا رول ادا کر رہا تھا, گو بٹوین کا رول ادا کر رہا تھا, اس نے بھی یہ کہا کہ ہاں جی یہ بات مانی گئی تھی کہ لبنان جو ہے وہاں پہ بھی ساتھ میں سیز فائر ہوگا. مگر اب وہاں سے کنفلکٹنگ میسیجز صبح سے کیا آ رہے ہیں, اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ جی لبنان جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے, اور اس نے اپنے حملے تیز کر دیے. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جی وائٹ ہاؤس کا میں نے ایک وہ پڑھا ہے کہ جی ان کی جو وہ اسپوکس وومن ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی لبنان جو ہے اس کا حصہ نہیں ہے. تو یہ اگر 24 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے ہی اس قسم کے اگر لبنان نہیں ہوتا تو یہ تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر ایران کو بھی اس پہ جو ہے خدشات لاحق تو ہی ہیں, جو آپ نے خود پر بھی کہا کہ پاکستان نے بھی جو کہ اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے, انہوں نے بھی لبنان کا ذکر کیا تھا وزیر اعظم پاکستان نے. عارف صاحب, پھر کہا جائے کہ وائٹ ہاؤس اور جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر کہ لبنان کے معاملے پہ بات ہونی ہے, یقیناً نہیں, اب تو انیشلی یہ آج کا دن ہے جو کہ فیصلہ کے بعد آج ہم بات کر رہے ہیں, مگر اب آنے والے 2 ہفتے جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں, اور اسلام آباد بڑا اہم ہے اس میں کردار جو ادا کر. لبنان کا اگر اس میں اسرائیل ایگری نہیں کرتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا نتن یاہو کو اسرائیل کو منوانے میں کامیاب ہوگا کہ جی اب لبنان سے بھی جنگ کا خاتمہ ہو؟ جی آفتاب صاحب, یہ امریکہ اور اسرائیل حالانکہ ایک سائیڈ پر ہیں, لیکن ان کے درمیان خاصے اختلافات ہیں. امریکہ کے جو آبجیکٹو ہیں, جو ان کے جو اہداف ہیں, وہ اسرائیل کے اہداف سے مکمل طور پر یکساں نہیں ہیں. اسرائیل جو ہے وہ حالانکہ اتحادی ہے امریکہ کی اس جنگ میں, لیکن وہ اپنا اس کا ایک مختلف ایجنڈا ہے. اور
अमेरिका जो है वो उसने बहुत कोशिश की है कि इसराइल को कंट्रोल करे, क्योंकि इसराइल जो है वो तो आपको पता है कि वो जो जंग लड़ रहा है वो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए बना रखा है। जी उसको ये जो भी बयानात हैं कि जी ये क्यों हमला किया गया ईरान पे, जितने भी बयान दिए गए उसमें से कोई भी इसराइल की दलाइल में नहीं है। इसराइल को तो ईरान पे हमला इस ऐसे करना ही था कि वो ग्रेटर इसराइल की राह में एक रुकावट है। तो ये जो इसराइल का सिलसिला है, अमेरिका बहुत जोर दे रहा है इसराइल पे कि वो इन चीज़ों से बाज रहे, जिस तरह से लबनान के ऊपर अटैक, जिस तरह से ईरान की जो तेल की तनसीबात को लेकर, स्कूलों पर लेकर या यूनिवर्सिटीज को लेकर, जिस तरह सेनेगाल जूस का एक बड़ा जो उनका इबादत गाह थी, सेनेगाल थी तेहरान में, इसराइल ने उसको भी कम से उड़ा दिया। इसराइल सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। इसमें जो है मसला ये भी है, इसराइल जो है उसको कंट्रोल से ये तजवीज़ है, इनमें खासी तजाद भी है। अमेरिका ने जो 15 नुकाते तजवीज़ दी है उसमें बुनियादी मुतालबा ये था कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म करे, अफसरूदगी बंद करे, इलाकाई मलिशियाओं की हिमायत छोड़े और हुर्मुज़ खोले। अच्छा, इस बदले में उनको तमाम पाबंदियां ईरान से हटाई जाएंगी। अच्छा, ईरान के 10 नुकाती तजवीज़ बिल्कुल बरक्स थी, जो कि एक मसला है। उनका ये है पॉइंट का हक बरकरार रखना चाहते हैं, हुर्मुज़ ईरान का कंट्रोल रहे, तमाम पाबंदियां ख़त्म हो, अमरीकी फ़ौज खत्ते से निकले, जंग का मुआवजा मिले और लबनान भी माहिदे का हिस्सा हो। ये एक बहुत अहम पॉइंट था उनके 10 नुकात में। जी इससे जब पाकिस्तान और चीन के 5 तजवीज़ में दोनों के दरमियान एक अमली रास्ता था, जिसमें कि फौरी जंग बंदी, हुर्मुज़ की बहाली और 15 से 20 दिन में जामे मुज़ाकरात थी। ये जो तजावीज़ है, इनमें ईरान और अमेरिका की जो तजावीज़ है वो तादाद है 15 दिन का जो वक्त है। इस अप्रैल को इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ये जो है आला सतही होने वाला नेगोशिएशन, जिसमें जेडी अमेरिका के नायब सदर तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान, उसमें सबसे बड़ा मसला होगा कि ये जो 15 दिन के अंदर इन्होंने इस मामले को रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 नुकात ईरान के हैं और अमेरिका में खासा तनाज़ है, खासतौर पर न्यूक्लियर जो है उसको लेकर। मैं कहता हूँ कि ये इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा, लेकिन बिल्कुल सर, मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, तीनों मेहमान साथ हैं कि कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या तय है कि अब इस्लामाबाद में जो कि बात हो रही है कि कहीं ना कहीं फैसला होना है, और वो फैसला क्या होगा और उस पर किस तरह से जो है अमेरिका और ईरान और दीगर ममालिक और ख़ास तौर पर अरब ममालिक को भी जो है शामिल करने की जो बात की जा रही है, क्या चाइना भी होगा और रूस और इसके साथ साथ जो अरब मुल्क हैं वो भी इस इस्लामाबाद के मुआहदे में शामिल होंगे, बरह रास्त होंगे, या फिर जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनको भी ऑन बोर्ड जैसे लिया था उनको लेगा। वापस आएंगे तो इसी पे बात करें। एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था कि इस्लामाबाद जो कोशिशें कर रहा है वो बड़ी अहम है। अगर 6 इस्लामाबाद की कोशिशें रंग लाती हैं और जो कि तमाम दोस्त ममालिक, जैसे मैंने जिक्र किया, अरब ममालिक के साथ साथ चाइना और रूस और इसके साथ साथ कई ऐसे ममालिक जो यूरोपीय ममालिक हैं, वो क्या इस मुआहदे में शामिल होंगे या नहीं होंगे, या फिर पाकिस्तान जिस तरह से कोशिशें कर रहा था कि उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने, तो आने वाले वक्त में अगर ये बैठक होती है तो इसमें होंगे या नहीं होंगे। मगर इसके साथ साथ जो बड़ी खबर, अहम खबर ये भी है कि जो कल मुआहदा हुआ उसमें वाज़ेह तौर पर ईरान ने ये भी नुकात रखे थे कि लबनान में भी जो है इसराइल ख़ास तौर पर ऐसे हमले नहीं करेगा जिससे जो है ये मुआहदा ख़त्म हो सके। मगर अब जो खबर आ रही है वो बड़ी अहम है, जो कि आज जिस तरह से इसराइल की जानिब से लबनान में जो हमले किए गए हैं, उन हमलों के बाद अब ईरान भी यही कह रहा है कि ये उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर मज़ीद हमले हुए तो फिर ये जो मुआहदा है ये ख़त्म हो सकता है, जो कि ईरान की जानिब से खबरें आ रही हैं। इस पर बात करेंगे। साजिद हफीज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो कि ख़ास तौर पर ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा था और इस मुआहदे में ये चीज़ें शामिल भी थी। मगर इसराइल जो कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरह ये ईरान जो पुरअमन अभी हुआ है और उन्होंने जंग बंदी
पे आमादा हुआ है, अमेरिका हुआ है, वो किसी भी तरह लबनान के मामले को लेकर जो है उसको उकसाया जाए, उसको गुस्सा दिलवाया जाए, उसको कहा जाए कि नहीं अब तो जंग होगी, और लबनान तो था ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो ईरान ने तो डिमांड दी थी कि इसमें लेबनान शामिल हो, गजा का नाम फिर से लिया क्योंकि वहां पे भी वायलेशंस हो रही हैं, और जी प्रॉक्सीज का कहा था कि हमारी प्रॉक्सीज को भी कुछ ना कहा जाए। लेकिन सुबह से ही जो खबर चल रही थी उसमें ये क्लियरली कहा गया था कि इसराइल ने बाकी चीजों पे एग्री किया है। उसने कहा है कि लेबनान इसमें शामिल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इसराइल इसी जरिए से जो है ये उसकी पूरी कोशिश होगी कि ये जंग बंदी ना हो, ये टूट जाए। तो मेरे ख्याल में ईरान को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। 2 दिन बाकी हैं इनकी बैठक में, जहां पे 1 to 1 ये बैठेंगे इस्लामाबाद में। अगर ये इसराइल के ट्रैप में आ जाते हैं तो क्या उससे लेबनान के ऊपर बमबारी रुक जाएगी? जी तो ये थोड़ा इनको 2 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे नजदीक इनका इसराइल का मकसद ही यही है। और अगर ये उसके ट्रैप में आ जाते हैं, जंगबंदी टूट जाती है, तो सब किए किराए पे पानी फिर जाएगा। और इनके पास, क्योंकि जो ट्रंप को देखें, ट्रंप को नेतन्याहू के एप्स्टीन वाले चुंगल से निकल के इन चीजों पे आने में उसकी अपनी जो अंदर की जो 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 सेन लोग हैं, मीडिया है, उनकी बहुत सारी एस्टैब्लिशमेंट है। देखे ना, आर्मी चीफ को निकालना पड़ा बिकॉज वो इससे एग्री नहीं कर रहा था। जी उस प्रेशर की वजह से वो इस नतीजे पे पहुंचा है या एग्री किया है कि हमने 2 हफ्ते की जो हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको चंद दिन को 2 हफ्ते पे किया है। तो मेरे ख्याल में ईरान को थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। और ईरान के ऊपर अगर होता है तो उसको पूरा है कि जहां से आया है हमला उसके ऊपर उसका जवाब दे। लेकिन इसराइल की इस साजिश से 2 दिन उसको बच के रहना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं आरिफ साहब, जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, वहीं पर मिस्र और तुर्की की बात करें तो आज वज़ीर आज़म ने थोड़ी देर पहले जो है रजब तैयब एर्दोगान से भी बात की है। तो कहा जाए कि जो है तुर्की का भी बड़ा अहम किरदार है। तो अब कहीं ना कहीं जो इसराइल शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प और जो कि थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि लबनान का जो मामला है उसको लेके अगर इसराइल के ऊपर ये ममालिक जो हैं, जो कि बरह रास्त हमारा पाकिस्तान का तो इसराइल से ताल्लुक़ नहीं है, मगर कई ऐसे ममालिक हैं जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, क्या वो उनको एग्री कर सकेंगे कि जी लबनान भी ज़रूरी है और लबनान से भी हतमी फ़ैसला हो? क्योंकि प्रॉक्सी हैं ईरान, कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि लबनान में भी जो इस वक्त हमले हो रहे हैं उनको भी ख़त्म किया जाए और लबनान का भी मामला हल की जानिब बढ़े। जी, आपका सब सही फरमाया। देखिए, बहुत सारे ममालिक हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हुए, जिसमें आपने जैसे मेंशन किया तुर्की है, मिस्र, चाइना भी, उसका भी इसमें रोल है। और मगर आप ये देखते हैं कि हम इसराइल जो है वो किसी इसमें सुनने को तैयार नहीं है। इसराइल जो है वो लबनान में एक बफर जोन बनाना चाहते हैं, जैसे कि वो जो है वहाँ पे भी गाजा में भी एक बफर जोन उन्होंने क्या किया है कि जो तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया है गाजा में, उसमें तमाम जो बिल्डिंग है उनको मुनज़्ज़म कर दिया। जी एरिया बनाना चाहते हैं गाजा में और लबनान में भी ऐसा कि जहाँ पे वो एक नो मैन लैंड हो, कि जिसमें अगर कोई शख्स दाखिल हो तो उसको फुल फ्लोर जो है शुरू कर दिया जाए। तो जो स्ट्रेटेजी है उसको मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ही जो है वो इसको कंट्रोल कर सकता है। ये तो बहुत पहले जो है इसराइल जो है वो इसको वेस्ट बैंक को अनेक्स कर लेता जी अगर अमेरिका ने उसको मना नहीं किया होता। देखिए, अमेरिका ने उनको बारहा जो है ऐसे रोका है कि जो वेस्ट बैंक है उसको जो है वो उसका इल्हाक कर लें इसराइल में। इसराइल की कोशिश कर रहा है कि वो तमाम फ़लस्तीन को ख़त्म कर दे, जो पूरा इलाका है ये बीच का, उस पर कब्जा कर ले। उसको कोई जो है रोकने पे वो तैयार नहीं है। सिर्फ वो अमेरिका जो उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है और वाहिद इत्तेहादी है, सिर्फ उसके असर में है, बाकी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। टर्की और मिस्र या और कोई मुल्क जो है वो उसको कतई करने से नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अमेरिका जो है वो उसको कंट्रोल कर सकता है और इस अमेरिका बहुत नाकाम नजर आ रहा है। उसकी जो कोशिशें हैं अमेरिका की इसराइल को कंट्रोल करने में मुकम्मल तरह से कामयाबी इसी हद तक कामयाबी हुई है, क्योंकि उन्हीं की
देखते हैं कि बिल्कुल साहब, आरिफ साहब साथ ही रहेगा। इसराइल जो है डॉक्टर वो यहाँ नियाज पर मुर्तज़ा साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि इस वक्त अगर बात की जाए, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले की जो खबर है, रजब तैयब एर्दोगान से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो टेलीफोन गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने यकीनदानी कराई कि अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। तो फिर कहा जाए कि लबनान का जो मामला है, क्योंकि लबनान के बगैर अगर खुदा न खास्ता इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कि ईरान है वो मानने से इनकारी है, तो फिर क्या होगा सर? ये फिर जुम्मे तक यकीननी कोशिशें होंगी, मज़ीद जो वक्त दरकार है 2 हफ्ते का, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू आएगा। मगर ये जो ममालिक हैं, रजब तैयब एर्दोगान साहब जो है मिस्र है और कई ममालिक जो हैं, चाइना है, क्या एग्री करवाएगा इसराइल को कि जी आप जो है लबनान के मामले को भी हल करें? जी बिल्कुल, देखिए इसमें ये तो है कि पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन तो हो गई है उनकी साइड से कि इजराइल और अमेरिका के जो हमले थे ईरान पे वो बंद हो गए। अब मामला रह गया है लबनान का, इसका मतलब है पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो ये ईरान को भी करना चाहिए रेसिप्रोकली कि जी वो अपने हमले इजराइल पे और जो अमेरिकन बेसिस हैं आसपास के ममालिक पे उनको बंद कर दे, और जो हुर्मुज़ खोलने का उसने वादा किया है उसमें थोड़ा बहुत वो डिले कर दे। फिर वो कह सकता है कि जी आपने भी तो पार्शियली इम्प्लीमेंट किया है तो मैं भी पार्शियल इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। साथ ही 1-2 दिन में जो है फेस टू फेस गुफ्तगू हो जाएगी, और वहां पे जो है मेरे ख्याल में ये जो गुफ्तगू होगी इसका मेन मकसद ही ये होगा कि जो ये 2 पॉइंट्स जिन पे अभी तक अग्रीमेंट हुआ है, हुर्मुज़ खोलने और सीज फायर, इनको सिमेट डॉक्टर साहब, किया इससे जाए। हटकर जो समझा जाए, जो उसकी नीयत है इसराइल की कि लबनान में जो वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन हदाफ को हासिल किया जाए, जो को नेतन्याहू का जो कोशिश है कि वहाँ पे एक यहूदी आबादी को जो बसाने की बात हो रही है, क्या ये नुकात आ सकते हैं कि चलें ठीक है जी हम लबनान से भी पीछे हटते हैं, मगर जो है लबनान का कुछ हिस्सा हमें दिया जाए, कोई ऐसी बात होगी? नहीं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं बनता ना कि जी वहां पे भी इजराइल को हिस्सा दे दिया जाए। और इसको सिर्फ कंट्रोल अगर कोई कर सकता है तो अमेरिका कर सकता है। तुर्की की तो है डिप्लोमेटिक रिलेशन, मगर वो एम्बेसीज उनकी बंद पड़ी हैं और काफी टेंशन है, तो ये अमेरिका ही जो है इस मामले को सुलझा सकता है। अमेरिका पर प्रेशर डालना पड़ेगा तमाम ममालिक को, पाकिस्तान को, तुर्की को, यूरोपियन यूनियन का एक बयान बल्कि आ भी गया है जी। उनका कि जी लबनान वाले हिस्से को भी जो है इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो 1-2 दिन जो है सब्र कर लेना चाहिए ईरान को, अभी फौरन सीज़फायर ना तोड़े, बस हुर्मुज़ पे कंट्रोल रखे और फिर ये उम्मीद रखे कि जो 1-2 दिन में बैठक होने वाली है उसमें ये मामला। बिल्कुल, मैंने जैसे ब्रेक से पहले कहा था डॉक्टर साहब के बड़ा अहम सवाल जो है ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने तमाम दोस्त ममालिक को एंगेज किया, क्या समझा जाए कि जो 2 दिन के बाद जुम्मे को जो बहुत बड़ी बैठक है उसमें तमाम वो दोस्त ममालिक, जिसमें अगर बात की जाए रशिया की, बात की जाए चाइना की, बात की जाए, तमाम दोस्त ममालिक को उनको भी ऑन बोर्ड दिया जाएगा, उनको भी इस बात में इस अमन मुआहदे में शामिल करने की पाकिस्तान कोशिश करेगा? जी बिल्कुल, जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे, यानी पाकिस्तान तो यानी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, मगर जो लोग गारंटीज दे सकते हैं वो तो जाहिर है चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, रशिया, इस किस्म के ममालिक है ना, उन्हें भी बढ़ के पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले कर दिया जिस हद तक वो कर सकता था, बल्कि उससे बढ़कर ही किया। अब इन लोगों की भी जिम्मेदारी है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन का, जिसपे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर अमेरिका पर किसी का है वो तो यूरोपियन यूनियन का है। उसे अब आगे बढ़ के जरा अग्रेसिवली अमेरिका पे प्रेशर डालना चाहिए ना कि भाई तुम इजराइल को कंट्रोल करो, और उन तमाम ममालिक के इजराइल से भी ताल्लुकात हैं, डायरेक्ट बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं, यूके, जर्मनी के, इतनी उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की है, वो प्रेशर डालें इजराइल को कि क्यों तुम सब कुछ लबनान में कर रहे हो, तो तभी जाके जो है ये मामला सुलझेगा। तो ईरान को भी थोड़ा सा तहम्मुल करे, अटैक्स ना करे, बस हुर्मुज़ को बंद रखे और उसके बाद 1-2 दिन डिप्लोमेसी को और मौका दे। बिल्कुल साजिद अहमद, आपकी तरफ आऊँगा कि अगर बात की जाए कि कहीं ना कहीं जो कि चाह रहा है ईरान, भी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह जो है लबनान का मामला भी हल हो, जो प्रॉक्सी वार का आपने भी जिक्र किया, मगर ये बात कि तमाम वो ममालिक जिनको पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड लिया था, जैसे कि डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन को और तमाम लोगों को अब प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा इस पे, इसराइल पे, कि वो जो है लबनान के इस जो जंगी जुनून में वो है कि लबनान पे भी जो हमले कर रहा है वो पीछे हटे।
क्या ऐसा होगा कि यूरोपीय यूनियन और ख़ासतौर पे बरतानिया, अमेरिका जैसे ममालिक जो हैं वो इसको एग्री करवा दें इस बात पे? देखिए, सबसे पहले तो ये पहली दफा हमने देखा है पिछले कोई 50 वर्षों में कि नाटो और यूरोपियन यूनियन ने साथ नहीं दिया ट्रंप का इस एक जंग में। इससे पहले अगर आप अफगानिस्तान वाली आईसैफ को याद करें तो 45 ममालिक के उसमें ट्रूप्स थे, भले किसी के 50 थे, किसी जी। के 150 थे, लेकिन ये पहली दफा हुआ कि नहीं किया, क्योंकि भाई ट्रंप ने हर एक के साथ तो उन्होंने हरकत की हुई है। किसी को कभी ग्रीनलैंड छीनने की बात की है, कभी किसी का सदर उठा के लेके जाते हैं। और लेकिन ये आपका बात जो हमारे दोस्त ने भी कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये जो ऑयल रिच रीजन है, जो विच इज द रिचेस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ इफ यू कैन से, इससे इन सब का जो इकोनॉमिक एक इक्तिसादी कनेक्शन है इन सब का। तो अभी भी एक तो देखे ना, इनका साथ ना देने से प्रेशर पड़ा ट्रंप के ऊपर कि ही वाज ऑल अलोन, इसलिए उसकी डेस्परेशन भी ज्यादा थी। और दूसरी बात ये कि जो अब एक नुक्ता कि जो ईरान को डेस्परेट नहीं होना चाहिए, ईरान को, लेबनान को फिलहाल 2 दिन के लिए भूल के देखिए, इस हमारे सामने बड़ी खूबसूरत मिसाल सुलह हुदैबिया की है कि ताकत का अपना स्ट्रांग होने का इंतजार करने के लिए कभी कभी बज़ाहिर एक कमजोर मुआहदा करना पड़ता है जो कि आपकी फतेह के बायस बनता है। जी। इस वक्त ईरान की स्टेट ये नहीं है कि वो इसको तोड़ दे तो वो लेबनान को बचा लेगा। वहां पे हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला को वो जैसे सपोर्ट करता है वो उसी तरह करता रहा। हिजबुल्ला के साथ तो कोई इशू नहीं है, ना ही हिजबुल्ला इस मुआहदे के गारंटर है। तो फिलहाल, और हिजबुल्ला ने बड़ा नुकसान पहुंचाया यहाँ पे, एक दिन में 21 टैंक तबाह किए उन्होंने उसके, जो ये समझ रहे थे हिजबुल्ला बहुत वीक हो गई है, और दूसरी तरफ वो हौतीज वीक हो गए, जबकि वो भी बाबुल मंदब को बंद करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो थोड़ा सा वेट करें। मगर देखिए, इसके बाद अगर देखा जाए कि हाँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बयान कि दोनों फरीकैन जो हैं तहम्मुल से काम लें, और जो कि जी। मुआहदा किया गया है 2 हफ्तों के लिए उस पर अमल दरामद हो, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने तमाम इंतज़ामिया को तलब कर लिया है, नायब प्रेसिडेंट को भी तलब कर लिया है, और सबको बुला लिया है कि होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहा जाए कि अब कहीं ना कहीं वाइट हाउस और प्रेसिडेंट ट्रंप तक ये बात जो प्राइम मिनिस्टर की पहुंची है, उसमें इस वक्त वाइट हाउस के जो है ऐवानों में जो है अमेरिका के हलचल हो गई है कि जो ख़ास तौर पर ईरान का नुक्ता नज़र था कि किसी भी तरह जो है लबनान के अंदर ये जंगबंदी का जो मुआहदा है उसकी खिलाफवर्जी ना हो। तो अब वाइट हाउस हरकत में आ गया है, जो अब की खबर है। हसन हबीब साहब, आई थिंक ये साजिद हबीब साहब, डेफिनेटली एक जी जी जी। जनाब। तो जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल अमेरिका को भी फिक्र होनी चाहिए कि ये इस तरह की हरकतों की वजह से ये मुआहदा ना टूटे। इसलिए आई एम श्योर कि वो अपनी कैबिनेट का, बिकॉज मेरे ख्याल में तो डेस्परेटली ट्रंप चाहता है कि मुआहदा हो, जो अपनी एक विक्ट्री स्पीच दे और फिर अपने आने वाले जो उसके इलेक्शन है उसके ऊपर उसके लिए उसकी तरफ जाए। क्योंकि जितना भी इसमें वो किरदार इसराइल का है, वो इस मुआहदे को इस जो सीज फायर को सैबोटाज करने के लिए उसकी कोशिशें जारी रहेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि 2 दिन, और उसके बाद हम बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, आरिफ तो साहब it की all तरफ जाऊंगा। depends आरिफ साहब, अभी अगर तो। बात की जाए मिड टर्म इलेक्शन की भी बात की जाए कि वो भी अपनी जगह पे हैं ही हैं, मगर इसके साथ साथ आपकी जो थोड़ी देर पहले की खबर है, वज़ीर आज़म ने जो है जो अपील की थी दोबारा कि जी जो है कम से कम जो 2 हफ्तों तक एक मुआहदा हुआ है उसकी खिलाफवर्जी ना हो, और ख़ास तौर पर इसराइल भी उसकी खिलाफवर्जी ना करे। और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जो है कहा कि ये जो खिलाफवर्जी हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। तो अब वाइट हाउस में जो है कहीं ना कहीं ये जो है हलचल होना शुरू हो चुकी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तमाम लोगों को बुला लिया है इस वक्त की जो खबर आ रही है। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप अब सीरियस नुक्ते पे हैं, जिसको हम नॉन सीरियस तो समझते हैं क्योंकि उनके बयानात, मगर कल से थोड़ा बहुत अगर देखा जाए कि जो उनकी बातें अब सीरियस नुक्ते पे हैं कि हो क्या रहा है कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को भी बुला लिया। जी, आपने सही फरमाया। देखिए, जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका में, वो नवंबर में है, इस साल के आखिर में। और इस वक्त पोजीशन ये है कि ट्रंप जो है वो अपनी मकबूलियत के सबसे कम मेयार पे 33% मकबूलियत रह गई है उनकी यहाँ पे। जी, इतनी मकबूलियत उनकी कभी नहीं रही पिछली टर्म में भी और इस टर्म में भी, जो कि जनवरी 2025 में ये नई टर्म मौजूदा टर्म उनकी शुरू हुई। तो उनका जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर ये मिड टर्म इलेक्शन जो आने वाला है उसमें हमारा जो ऐवान 12 और हमारे जरिए सेनेट और कांग्रेस जो है
रिपब्लिकन पार्टी जिसको कि ट्रम्प बिलोंग करते हैं उसकी अक्सरियत इतनी ज़्यादा नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो इस वक्त कांग्रेस में भी है, सेनेट में भी है और व्हाइट हाउस में तो ट्रम्प है। अच्छा, अगर ये कांग्रेस में या सेनेट में मेजोरिटी खो देते हैं, जिसका कि बहुत ज़्यादा इम्कान लग रहा है इस वक्त, जो कि इस वक्त यहाँ पे डेवलप हो रही है, अगर ये अपनी अक्सरियत खो बैठते हैं सेनेट में और कांग्रेस में, तो ट्रम्प के जो अगले 2 साल हैं, जी। क्योंकि ट्रम्प की टर्म जो है वो 4 साल की थी, 2 साल खत्म हो जाएंगे इस साल के आखिर में, तो ट्रम्प के जो अगले 2 साल हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उसमें इनको सिंपली लॉ सूट्स, इम्पीचमेंट और इस तरह की चीज़ों से सामना होगा। कोई यकीन, वो तो खैर फिर भी बहुत इफेक्टिव रहेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको लेके एक ऑपरेट करना एक निहायत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। नवंबर इलेक्शन है, ये ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा मसला इस वक्त है, क्योंकि जंग है, इसकी वजह से उन बिल्कुल का बेस है। आरिफ मंसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे प्रोग्राम यहीं पे रोकना पड़ेगा। सीनियर तजिया निगार अमेरिका से आप हमारे साथ मौजूद थे, और एयर वाइस रिटायर मार्शल जो हैं साजिद हबीब साहब, दिफाई तजिया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नियाज मुर्तज़ा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। तय है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो लबनान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें जो पाकिस्तान की दोबारा कोशिशें हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त शहबाज शरीफ ने दोबारा जो कोशिशें की हैं वो बड़ी अहम है, और दोनों फरीकें यानी कि अमेरिका और जो है कहीं ना कहीं ईरान को अब वज़ीर आज़म ने दोबारा ये कहा है कि सीज़ फायर जब तक 2 हफ्तों तक है, बातचीत जब तक हो रही है, तब तक ऐसे इकदामात से गुरेज किया जाए जिससे जो है ये मुआहदा टूटने की तरफ जाए। अल्लाह ना करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो कोशिशें वो बड़ी अहम हैं। मगर जुम्मे के रोज़ जो इस्लामाबाद जो मरकज़ और महवर है पूरी दुनिया का इस वक्त के इस्लामाबाद कोई फ़ैसला करने जाएगा और फ़ैसला करवाने जाएगा, वो बड़ा अहम होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।